आप सबों का अध्याय 2, जिस चैप्टर का नाम है कृषि। इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पिक्चर से क्लियर है? लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। तो खेती से संबंधित जो क्वेश्चन और आंसर होगा हम लोग इसमें उसको देखेंगे। तो बिना किसी देरी का हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देंगे, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर देंगे। तो चलो देखते हैं। गुड। ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास है, भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताएं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमको कितना बताना है? सिर्फ 2 ही बताना है, और वो क्या हो? वह महत्वपूर्ण अनाज हो। तो महत्वपूर्ण अनाज कौन है? दिन में हम लोग खाते हैं चावल और रात में खाते हैं रोटी, यानी चावल और गेहूं। बहुत लोग मिक्स करके भी खाते हैं, तो याद रह जाएगा खाद्य पदार्थ से। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कौन सी 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात है, अनाज का प्रकार क्या है? मोटा। और हमसे कितना पूछ रहा है? 3। तो मोटा अनाज जो हमारे यहाँ है वो क्या है? ज्वार, बाजरा और रागी। पहले जो लोग थे ना वो मोटे अनाज ही ज्यादा खाते थे, जिस वजह से बीमारियां कम हुआ करती थी। तो समय के साथ लोग पतले अनाज पे ज्यादा चले गए, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। देखो, नकदी का मतलब हुआ जिसको बेचने के बाद अच्छे रकम आते हो और तुरंत पैसा आता हो, यानी कैश क्रॉप। कैश जैसे कि इस क्रॉप और इस क्रॉप में देखो अंतर क्या है, इसमें ज्यादा इसको बेचने के बाद ज्यादा आमदनी होती है। तो वो कौन सा है? चाय, कॉफी और कपास। 3 पूछ रहा था, हमने तीनों का आंसर दे दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन है? तो सबसे प्रमुख रोपण फसल हमारे यहाँ कौन है? चाय। एक ही पूछ रहा था और सबसे प्रमुख पूछ रहा था, तो उसका हमने आंसर दे दिया। तो क्लियर हो गया। सारा क्वेश्चन को हमने एक ही स्लाइड में डाल दिया था, क्योंकि सबका एक एक लाइन में ही आंसर था। टोटल क्वेश्चन कितना था? टोटल क्वेश्चन हमारे पास 4 क्वेश्चन था। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है 2 क्वेश्चन होगा, उस दोनों के बीच हमको अंतर बताना होगा। तो क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या अंतर स्पष्ट कीजिए? किसके बीच में? नकदी फसल और रोपण फसल। अभी था ही नकदी फसल क्या है कब पूछा गया था, रोपण फसल क्या है। तो बहुत लोग को दिक्कत हो सकता था कि आखिर नकदी क्या है, रोपण क्या है। तो दोनों का डिफिनेशन भी है, क्लियर हो जाएगा तुरंत। चलो पढ़ते हैं। रोपण फसल यह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि होती है। व्यापारिक कृषि का क्या मतलब हुआ? खाने के अलावा जो बच जाएगा हम उसको बेचेंगे, व्यापार करेंगे, तो व्यापारिक कृषि होती है। जब भी कोई चीज व्यापारिक स्तर पर होगा तो उसका क्या मतलब हुआ? बड़े स्तर पर उत्पादन होगा। हमसे बचेगा तब तो हम बेचेंगे, तो उत्पादन जो होगा वो क्या होगा? बड़े स्तर पर होगा। अब जब कोई चीज बड़े स्तर पर उत्पादन होगा तो वहां कई लोग होगा, तो बहुत सारा मजदूर होगा। ठीक है। तो जब मजदूर होगा तो मजदूरों के देखरेख के लिए क्या होगा? मैनेजर भी होगा, यानी प्रबंधक भी होगा, ताकि ये काम ठीक से कर रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है। और इसका उपयोग जो है उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है, यानी यह एक प्रकार का उद्योग होता है, जैसे चाय, कॉफी, रबर। ठीक है। तो यह एक प्रकार का रोपण फसल है, बड़े स्तर पर उत्पादन होगा, व्यापारिक कृषि होगा, मजदूर भी रहेगा और मैनेजर भी रहेगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं नकदी फसल में। नकद पैसा, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे पैसा इसमें भी है और पैसा इसमें भी है, दोनों में है। तो देखो इसमें क्या है, कहता है यह वे फसलें होती है जिन्हें किसान बाजार में बेचने के लिए उगाता है।
देखो यह एक बड़े पैमाने पर होता है। दोनों में अंतर क्या है, चीज को समझो। इसमें एक किसान उपजाता है और इसमें कई किसान मिल करके उपजाते हैं, यानी बहुत बड़ा। ये 1 बीघा में भी हो सकता है, लेकिन यह जो है ना 1 बीघा नहीं, कम से कम 50 बीघा 100 बीघा में होगा। तो ये बड़े स्तर पर होता है और ये छोटे स्तर पर होता है। जब किसान छोटे स्तर पे करता है तो उसको नगद फसल कहते हैं। इसमें अधिक पूंजी, उन्नत तकनीक, परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई आदि का प्रयोग होता है। अब कोई भी जो खेती होती है उसमें पूंजी लगती ही है, अधिक या कम। उन्नत तकनीक रहती है, परिष्कृत बीज होता है, रासायनिक खाद, सिंचाई सभी में होता है। उदाहरण के लिए कपास, रुई, गन्ना, इससे चीनी बनता है, तंबाकू, ये सब क्या हो गया, नकदी फसल हो गया। केला, तो क्लियर हो गया 2 का को। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है 2 का खो। व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर बताइए। अभी था ना व्यापारिक कृषि रोपण फसल में, तो दोनों में समझते हैं अंतर क्या होता है। देखो नाम से ही स्पष्ट है, क्या है, व्यापार हो रहा है, यानी इसमें जो फसल होगा वो बिकेगा। व्यापार होने का क्या मतलब हुआ, उसको बेचा जाएगा। तो कहाँ बेचा जाएगा, बाजार में बेचा जाएगा। इसलिए लिखा है इसमें फसलें बाजार में बेचने के उद्देश्य से लगाई जाती है। जब उसको बेचना होगा तो उसमें हमेशा आधुनिक तकनीक होगा, उन्नत बीज होगा। बीज अगर अच्छा होगा तो फसल ज्यादा होगा। बीज अच्छा है, उसमें क्या होगा, खरपतवार लग जाता है, कीड़ा नहीं लगे, उसकी उपज ज्यादा हो तो उसके लिए रासायनिक खाद, कीड़ा लग गया तो उसको मारना है तो उसके लिए कीटनाशक। हर जीवन को जीने के लिए पानी की जरूरत है, तो हमको चाहिए सिंचाई। ये सब किया जाता है। सवाल है कि इतनी चीजें की क्यों जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उद्देश्य क्या है, अधिक लाभ कमाना होता है। यह कृषि पद्धति और कहां पर ज्यादा रूप से है, तो पंजाब और हरियाणा में प्रमुख रूप से अपनाई जाती है। जैसे गेहूं और बासमती चावल, पंजाब और हरियाणा में। क्लियर हो गया। अब आते हैं निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह, तुम लोग एक शब्द सुना होगा, जीवन निर्वाह, यानी जीवन को जीना है किसी तरह से, यानी किसी तरह से, यानी पारंपरिक कृषि पद्धति है। इसमें जो किसान होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, केवल मेरा जो परिवार है उसका जरूरत पूरा हो जाए। तो अब क्या है, इसको केवल अपने परिवार की जरूरत को क्या करना है, पूरा करना है। तो इसको जितनी जमीन है तो इसको लगता है मेरे पास घर में जो औजार हैं उससे ही मेरा काम हो जाएगा। तो ये ज्यादातर परंपरागत औजार और तरीके का उपयोग करता है, जैसे हल, खुरपी, कुदाल। इसमें क्या होता है जीवन निर्वाह में, इसको सिर्फ अपने परिवार के लिए उपजाना था, तो इसमें उत्पादन क्या होता है, कम होता है। उत्पादन कम होना था तो इसलिए उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल लगभग नहीं किया जाता है। और यह कृषि ज्यादातर कहाँ होती है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, पहाड़ी राज्य जो है, वहां पर झूम खेती के रूप में, मणिपुर में पामलू के रूप में, और अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में के बक्सर क्षेत्र में दीपा के नाम से जानी जाती है। यहाँ सिर्फ उतना ही उपजाया जाता है जितना में कि उसका काम हो जाए। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखो। एक शब्द से ज्यादा भी लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं, एक शब्द में लिखना है। कहता है निम्नलिखित कथनों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल। देखो जब बारिश होती है, यानी मानसून जब आया, जब बारिश होना शुरू हो जाती है और जब ठंडा पड़ने लगता है, पानी का बरसना रुक जाता है और ठंडा आ जाता है, जिसमें पानी बारिश होती है उस समय बोना और सर्दी के समय काट लेना है। ऐसे फसल को हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, खरीफ। अब क्या हुआ, जाड़े में काटे थे लेकिन अब जाड़े में बोना है। ऐसा हो जो जाड़े में बोया गया और सरस्वती पूजा के समय काट लिया गया गर्मी आने के पूर्व, तो उसको हम लोग कहते हैं रबी फसल। क्लियर हो गया खरीफ और रबी। अब आते हैं, देखो अब याद कैसे रखेंगे, रबी
रवि मतलब होता है सूर्य, रवि मतलब होता है सूर्य, यानी जब सूर्य निकलता हो। तो सूर्य कब निकलता है? बसंत के बाद। तो बसंत के बाद सूर्य होना शुरू हो जाता है, तो उस समय। ठीक है। अब है गौ नंबर। भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके। खेती किए, उसके बाद छोड़ दिए, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 1 साल बाद फिर से खेती होगा, यानी प्रतिभूमि। छोड़ दिए, कोई काम नहीं होगा तो प्रतिभूमि है। लेकिन ये चालू है, इसको बाद में फिर यूज करेंगे। प्रति का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फिर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन चालू शब्द लिखा गया है, इसका मतलब हुआ इसका फिर से हमको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आते हैं घ नंबर में। क्या है? कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली फसल खेती। देखो, कारखाना के जैसा जिसमें उत्पादन होता हो, कारखाना से मिलता जुलता हो। तो कारखाना से हम क्या करते हैं? कारखाना से जब कोई सामान का उत्पादन होता है तो उससे हम लोग व्यापार करते हैं। तो क्या आंसर हो गया? व्यापारिक कृषि। क्या आंसर हो गया? व्यापारिक कृषि। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारे लिए क्या है। क्या है? भारत में उपजने वाली 2 खाद्य, नकदी एवं रेशे वाली फसलों के नाम लिखें। देखो, हमको 3 गो का नाम लिखना है। एक खाद्य हो उसमें भी 2 देना है, नकदी फसल भी हो उसमें भी 2 देना है, रेशे वाली फसल भी हो और उसमें भी हमको 2 देना है। देखो, ऐसे तो कोई भी फसल खाने वाली होगी, लेकिन जब हम खाद्य लिखते हैं, दोनों चीज को समझो। खाद्य का मतलब हुआ इसका खाना आवश्यक है, अगर लोग इसको नहीं खाएगा तो उसका जीवन नहीं गुजरेगा। नकदी का मतलब हुआ नहीं भी खाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको किसान इसलिए उपजाता है कि उसमें पैसा उसको ज्यादा मिलेगा। रेशेदार का मतलब हुआ जो भी फसल होगा वो खाने वाला होगा, ऐसा फसल जिसमें रेशेदार रेशा हो। तो चलो, खाद्य फसल चावल और गेहूं। चावल और गेहूं को भी बेचेगा तो उसको पैसा आएगा, लेकिन फिर भी उसको नकदी फसल क्यों नहीं कहा गया? इसलिए नहीं किया गया कि उसमें कम पैसा आएगा। तो अलग अलग किस्म बांट दिया गया है। नकदी फसल चाय और कॉफी। ठीक है। अब और अच्छे से समझो। हम किसी होटल में जाते हैं, अगर हमको भूख लगा हुआ है दिन में या रात में, तो हम कहते हैं हमको खाना दो। खाना में हम या तो भात खाते हैं या तो रात रोटी खाते हैं। क्लियर हो गया? इसमें इसमें हम 50 रुपए में ही भरपेट खा लेते हैं, 100 रुपया में ही भरपेट खा लेते हैं, या 70 रुपया में ही भरपेट खा लेते हैं। तो चलो मान लिए 70 रुपया में भरपेट खा लिए, इसलिए इसका नाम रखे हम खाद्य फसल। सुबह का समय है या शाम का समय है, हमको पीना है चाय। चाय का दाम कितना है? 10 रुपया। क्या हम 7 कप चाय पी लेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा? नहीं, मेरा पेट नहीं भरेगा अगर हम 7 कप चाय भी पी लेंगे तो। यानी कि ये जो चीज है वो मन बहलाने के लिए, मन बहलाने के लिए तो उसका दाम ज्यादा है। यानी कोई व्यक्ति अगर चाय बेच रहा है तो वो ज्यादा कमा लेगा। तो 2 नकदी फसल हो गया। अब है कोई ऐसा फसल था जिसमें रेशा था, तो उसको इन लोगों से अलग कर दिया गया। वो क्या है? कपास और जूट। कपास और जूट को खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो ये क्या हो गया? रेशेदार फसल हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त फसलों के उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के नाम लिखे हैं। अब देखो, भारत की मिट्टी अलग अलग है, हर जगह अलग मिट्टी है, तो मिट्टी के प्रकार से फसलों का उत्पादन होता है। तो उसी हिसाब से कहता है ये फसल है यहाँ से यहाँ तक, आप ये बताइए कि ये कहाँ कहाँ होता है। तो चलो देखते हैं। चावल, पश्चिम बंगाल में। देखो, चावल वहीं ज्यादा होगा जहां बारिश ज्यादा होती है। तो बारिश ज्यादा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में बहुत बारिश होती है। मछली भात यहाँ का लोकप्रिय भोजन है, और अपने यहाँ भी। तो पश्चिम बंगाल और बिहार में क्या होता है? चावल होता है। गेहूं, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश और पंजाब में। चाय, सिलीगुड़ी से ही तुमको जो है ना चाय का बागान दिखना शुरू हो जाएगा। तो चाय कहाँ सबसे ज्यादा होता है? असम में। हिमाचल प्रदेश में तो नहीं होता है, इसको इसको काट दो। ठीक है। आते हैं कॉफी। कॉफी कहाँ होता है? कर्नाटक और तमिलनाडु में। कपास कहाँ होता है? महाराष्ट्र और गुजरात में।
जूट कहाँ होगा? जहां पानी का एरिया ज्यादा है, ठीक है, वहां पर। तो पानी के एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी सभी जगह नहीं, जहां पानी के एरिया है, क्योंकि जूट से जो रेशा निकाला जाता है तो पानी में ही निकाला जाता है, तो गंगा का डेल्टा क्षेत्र। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखें। शब्द को समझो, क्या लिखा हुआ है? वर्षा के वर्षाधीन। इसको जब संधि विच्छेद करोगे तो इसका मतलब होगा वर्षा के अधीन, यानी जो वर्षा का गुलाम है, वर्षा नहीं होगी तो वो फसल नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा फसल हुआ था? ऐसे फसल को जो वर्षा पे डिपेंड होता है, यानी मानसून के समय जिसको लगाया जाता है। तो मानसून के समय किसको लगाया जाता है? खरीफ फसल को। तो वो सब कौन है? धान है, सबको पता है, बारिश के समय ही धान लगाते हैं। मकई भी होता है, बहुत सारा ऐसा होता है जो बरसाती मकई होता है। ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली, ये सब क्या है? वर्षाधीन फसल है। क्लियर हो गया? अब है चौथा नंबर क्वेश्चन। कहता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान की चर्चा कीजिए। तो चलो हम लोग समझते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। क्यों हम कृषि प्रधान कहते हैं? क्योंकि दो तिहाई कितना हुआ? 66.66% होगा, ठीक है। यानी इतनी जनसंख्या, 100 में 66 आदमी कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि प्रधान देश है। और अब कृषि, व्यक्ति को जीने के लिए पानी और हवा चाहिए। तो यहाँ की जो कृषि है वो किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित है। क्यों? तो सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो इससे क्या होता है? अगर मानसून आएगा तो फसल होगा। मानसून, देखो, फसल को चाहिए पानी, पानी के लिए चाहिए मानसून का आना। अगर यानी मानसून आएगा तो पानी आएगा, पानी आएगा तो फसल होगा। यानी उत्पादन किस पर निर्भर करता है? मानसून के आने पर, यानी मौसम पर। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो भारत का शुद्ध राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग कितना है? 24% है। कितना है? 24% है। देखो, खराब बात है ना, 100 रुपया में हमको मिलता है मात्र 24 रुपया, और जनता कितना इस पे डिपेंडेंट है? 66.66%, दो तिहाई जनता। तो ये ठीक बात नहीं है। पांचवा नंबर क्वेश्चन। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। अभी बताए, 100 रुपया में कृषि में कितना रुपया आता है? भारत को अगर 100 रुपया की आमदनी होती है तो कृषि से हमको आमदनी होता है मात्र 24 रुपया का। तो यहाँ पर यह सवाल है, और आदमी कितना काम कर रहा है? 66 आदमी, यानी 66 आदमी मिल करके मात्र 24 रुपया ही कमा रहा है। बाकी जो इधर बचा क्या कहते हैं, 34 आदमी, ये कमाता है 76 रुपया। तो ऐसा क्यों है कि 66 आदमी मिलके 24 रुपया ही कमा रहा है? इसका मतलब है कि यह लोग जो मेहनत करता है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो क्या कमी है? चलो उसको हम लोग देखते हैं क्या कमी है। पहला कमी क्या है? सिंचाई की उचित व्यवस्था का अभाव। हमारे यहाँ जो है आज भी सिंचाई की उचित व्यवस्था का क्या है? अभाव है। नहर है तो नहर बहुत जगह क्या हुआ है? टूट गया है। तो क्योंकि फसल को उपजने के लिए चाहिए पानी। आज भी परंपरागत कृषि पद्धति है। देखो, समय के साथ क्या हुआ? ट्रैक्टर से जरूर खेत जुताई होने लगी, रासायनिक खाद का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन अब तरीका भी बदल गया है कृषि का। अब ड्रिप सिंचाई है, जो रासायनिक खाद है उसकी जगह अब जैविक खाद का उपयोग होना शुरू हो गया है। तो समय के साथ जो चेंजेस आते हैं उस हिसाब से चेंजेस नहीं हो पाता है, इसलिए कृषि पद्धति जो है वो आज भी परंपरागत है। बीज जो है, आज भी उन्नत बीज की कमी है। मानसून पर निर्भरता है, आधुनिक तकनीक और यंत्रों की कमी, और सबसे बड़ी बात क्या है? जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है कृषि पर। तो क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? जब भी क्रांति होती है तो क्या होता है? क्रांति से सुधार होता है, और हरित सुधार है, यानी हरे भरे चीजों में सुधार हुआ है।
हरे भरे चीजों में सुधार होने का मतलब है पेड़ पौधा ज्यादा उपजा, यानी पेड़ पौधा ज्यादा जब उपजेगा तो क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा खेती की चीजों में। तो क्लियर है। हरित क्रांति का अर्थ है हरा भरा क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में। उन्नत बीज, बीज से पौधा होगा, अगर बीज उन्नत होगा तो पौधा अच्छा होगा। रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई आदि के उपयोग से क्या हुआ, खाद्यान्न में तीव्र वृद्धि हुई। इसी को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। अब सवाल है कि यह क्रांति हमारे यहाँ हुआ कब। तो हमारे यहाँ यह क्रांति होता है 1960 से 70 के दशक में। और कैसे हुआ था, तो सबसे पहले कौन सा फसल में हुआ था, तो वो फसल था हमारा गेहूं। कौन सा फसल था, गेहूं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। चलो देखते हैं। सबसे पहला व्यवस्था जो विशेषता है, कृषि प्रधान है। क्यों कृषि प्रधान है, क्योंकि जो अधिकांश जनसंख्या है वो जीने के लिए कृषि पर निर्भर है। अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। दूसरा, कृषि ही देश को खाद्य सामग्री प्रदान करती है, विशेषता लिखना है। तीसरा चीज, आज भी जो उद्योग के लिए कच्चा माल है वो कृषि से प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा उद्योग जो है वो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। जैसे कपास, कपड़ा बनना है, रुई, गन्ना, चीनी का, ये सब जो है कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि को कच्चा माल का, इस उद्योग को कच्चा माल कहाँ से आता है, कृषि से आता है। और अपना देश क्या है, यहाँ पर जलवायु भी अलग है। जिस तरह से अपने देश की भाषा बदलती है उसी तरह से अपने देश की जलवायु और मिट्टी भी बदलती है। तो जब जलवायु और मिट्टी अलग होगा तो अलग अलग क्या होगा, फसल होगा। तो इसी वजह से क्या यहाँ पर फसलों की विविधता पाई जाती है। और हम राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कितना योगदान है, 24%। तो क्लियर हो गया, हमने 7 क्वेश्चन तक को देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भारत में उपजाई जाने वाली प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखें। खाद्य जो खाते हैं, जिसको खाना अति आवश्यक है, नहीं खाएगा तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा। मजा लेने के लिए व्यावसायिक फसलें कॉफी, चाय, गन्ना और कपास, ये सब क्या है, नकदी फसलें या व्यावसायिक फसलें। क्लियर हो गया। अब कुछ कारण बताओ है, देखते हैं ये कारण बताओ में क्या है। कुछ दोनों चीज में पूछेगा, यहाँ ऐसा क्यों होता है और वहां वैसा क्यों होता है। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं। कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है। थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि जलवायु और मिट्टी के बदलने के कारण फसलें भी अलग अलग होती हैं। तो कपास जो होता है, ये जो रुई होता है जिससे, ये कहाँ होता है, ये होता है दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में। क से कपास, को से काली, ऐसे रुई होता है सफेद। तो कहता है इसमें अधिकांशतः होती है। तो कहता है क्यों होता है, जलोढ़ मिट्टी में क्यों नहीं होता है, बिहार में ही कपास क्यों नहीं उपजाते हैं, जहाँ खास करके जहाँ गंगा और कोसी की मिट्टी है। तो उसका रीजन है, सबसे पहले दक्कन क्षेत्र में जो मिट्टी है वह किससे, वह जो काली मिट्टी है वह किससे बनी है, वह लावा से बनी है। किससे बनी है, लावा से बनी है। तो काली मिट्टी का ये खासियत है कि जब उसमें जल को छिड़का जाता है तो वो क्या करता है, जल को लंबे समय तक रोक कर रखती है। अब देखो, रोक कर क्या मतलब है, यहाँ पर है काली मिट्टी, ठीक है, इतना ही काली मिट्टी का ये ढेला है, यहाँ पे एक जलोढ़ मिट्टी का ढेला है। रोके रखने का मतलब इस पे पानी का छिड़काव हो गया, इस पे भी पानी का छिड़काव हो गया, पानी का फुहारा पड़ रहा है, ठीक है। ये रोके रखता है, मतलब इतना दूर में ही पानी फंसा हुआ है और इसमें इसके नीचे जो नीचे का ढेला है, पानी इसमें चला गया, इसमें रुकता पानी नहीं है, तुरंत नीचे चला जाता है। इसमें अगर नीचे में मिट्टी का ढेला है तो यहाँ तक पानी नहीं आया, इसका यही मतलब है। तो कपास को चाहिए पानी, तो पानी तो रुक गया, तो इसलिए यह कपास की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त होती है। और जब कोई मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होगा तो स्पष्ट है वहां पर कपास की खेती
अधिक होगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है। देखो, ये जो गन्ना है ना, हसनपुर में चीनी मिल है, तो कहता है गन्ने की उपज जो है उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही अधिक है। क्यों? तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गन्ना है क्या। गन्ना जो फसल है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसको ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ना है, मेरे ख्याल से 9th क्लास में इसको पढ़ना है। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल का मतलब हुआ तापमान फिक्स है कि देखो, उपज कोई चीज कहीं भी उपज सकता है। गांव में जाओगे तो कपास का पेड़ रहता है, सिमर कहते हैं हम लोग, तो कोई चीज कहीं भी उपजा सकते हैं। अब बिहार में भी लोग कुछ किसी किसी के घर में सेब उपजता है, लेकिन वो सेब वैसा अच्छा नहीं होता है जो हिमाचल प्रदेश का सेब होता है या कश्मीर का सेब होता है। उसी तरह से कहता है इसको तापमान कितना चाहिए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए। और वर्षा इसका कितना चाहिए, 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। कहता है कि अगर ये 3 चीज हो तो गन्ना सबसे ज्यादा उपजेगा। बिहार में भी होता है, जहां ये चीज उपलब्ध है वहां होता है। तो कहता है दक्षिण भारत में जो है ना, इस तरह का ही जलवायु है, सिंचाई की भी बेहतर व्यवस्था है। तो इससे क्या होता है ना कि वहां गन्ना का उपज ज्यादा होता है। तो यही कारण है कि वहां गन्ना ज्यादा उपजता है। क्लियर हो गया? तीसरा नंबर, भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। अब समझो, हमारे यहाँ कपास उपजता है, तो हम निर्यात का मतलब है दूसरे देश को भेजना। आयात मतलब आना, तो भारत में आता है और भारत भेजता भी है। कहने का मतलब हुआ कि हमको जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारे पास नहीं, तो हम मंगा लिए। दूसरे देश को अगर मेरे कपास की जरूरत है तो हम उसको भेज दिए। कहा ऐसा क्यों होता है? तो देखो, भारत कपास का मूल स्थान है और यह उच्च गुणवत्ता वाले कपास का उत्पादन करता है जो वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। सबसे पहले समझो, कपास से होता है रुई, रुई से बनता है धागा और धागा से बनता है कपड़ा। तो जो वस्त्र उद्योग है उसके लिए कच्चा माल कौन उपलब्ध कराया? कपास। अब कपड़े पहनते हैं तो कुछ कपड़े भारत में ऐसे बनते हैं उसमें जो रुई चाहिए वो रुई हमारे पास नहीं है, तो वो रुई हम मंगाएंगे। इसलिए लिखा है कुछ प्रकार के विशेष कपास के लिए आयात की आवश्यकता होती है। जबकि अब क्या है, हमारे यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला है, तो कुछ दूसरे देश में भी जिस तरह से हम कुछ ऐसा कपड़ा बनाते हैं जिसकी रुई हमारे पास नहीं है, तो ऐसा ही दूसरे देश में भी होता है। तो वह क्या किया, उच्च गुणवत्ता वाले कपास का निर्यात किया जाता है। इसलिए भारत क्या करता है, कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है। अब समझो इसको, हम चावल उपजाते हैं, सबको पता है हम लोग क्या उपजाते हैं, हम लोग चावल उपजाते हैं, हर व्यक्ति को पता है। भारत मतलब बिहार में जो है, हम जितने भी किसान हैं, हमारे जो माता पिता हैं, सबको खेत है, सब क्या करता है, चावल उपजाता है। चावल उपजाने के बाद क्या करता है, एक मिनट, चावल उपजाने के बाद क्या करता है, उस चावल को बेच देता है और चावल खरीदता भी है। दोनों चीज करता है। यानी जो चीज हम खाते हैं, अगर हमने उसी को उपजा लिया तो हम घर में रख लेते हैं, नहीं तो उस चीज को बेच देते हैं जो उसको खाता है। तो यही यहाँ पर भी हो रहा है। तो क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का अग्रणी चाय निर्यातक देश है। निर्यातक का क्या मतलब हुआ, हम भेज रहे हैं। अग्रणी मतलब सबसे आगे। भारत चाय का क्या है, प्रमुख उत्पादक उत्पादक देश है। कोई चीज को हम भेज रहे हैं, दूसरा देश हमसे खरीद रहा है। दूसरा देश हमसे कब खरीदेगा, जब वह उसके जरूरत का होगा, यानी उसके लिए वह उच्च गुणवत्ता का चीज हुआ। तो यहाँ पर क्या है, उत्तम गुणवत्ता की चाय है, इसलिए इसको बेचा जाता है। अब सवाल है कि चाय को दूसरा लोग क्यों खरीदता है? इसलिए खरीदता है
चाय में थीन नामक का एक तत्व पाया जाता है और यह तत्व क्या करता है, लोगों को ताजगी प्रदान करता है। यही कारण है कि लोग जब थक जाते हैं तो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। भारत विश्व में चाय उत्पादन में दूसरा स्थान पर है और यहाँ की जो चाय है उसकी वैश्विक स्तर पर मांग है, यानी पूरा देश, पूरा विश्व इसको खरीदना चाहता है। यही कारण है कि भारत क्या है, अग्रणी चाय निर्यातक देश है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब समाप्त हो गया, इस वीडियो में इतना ही है। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ने का